नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि 2014 के बाद से अभी तक 9 सालों में ये जो कुछ कभी नहीं हुआ वो अब होने लगा है। प्रधानमंत्री जी पर मीम बनने लगे हैं, सोशल मीडिया पे उनकी मजाक होने लगी है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, बंगाल जैसे राज्यों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। पूरी जान लगा दी तब ऑपरेशन लोटस कामयाब हुआ, एनसीपी टूट गई। लेकिन डर अभी भी यह है कि शरद पवार क्या गेम खेल दें। कांग्रेस खुश है क्योंकि उसको पता है कि एनसीपी के पास जो वोट था वो मूलतः कांग्रेस का वोट था। शरद पवार कांग्रेस से टूट के गए थे, तो उसमें से अधिकांश मतदाता वो थे जो कांग्रेस की विचारधारा के थे लेकिन एनसीपी के साथ चले गए थे। अब अगर अजीत पवार का गुट टूटा है, अलग हुआ है, भाजपा के साथ जाने को तैयार है, तो वो जो कांग्रेस की मानसिकता का वोटर था वो भाजपा के साथ सैद्धांतिक रूप से कभी नहीं जाएगा। कांग्रेस खुश है कि एक बड़ा वोट बैंक फिर से उसको वापस मिल जाएगा महाराष्ट्र में। बिहार में साहेब परेशान है, ऑपरेशन लोटस करना चाहते हैं नीतीश की पार्टी में। किसी भी कीमत पर अगले 3 महीने में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सारा माया जाल बिछाना चाहते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में अगर जेडीयू को वो नहीं तोड़ पाए तो बिहार से एक बहुत बड़ा नुकसान साहेब को हो जाएगा। देश में जो वातावरण बन रहा है, जो बेरोजगारी का वातावरण, जो किसानों की परेशानियों का वातावरण, जो महंगाई का वातावरण कर्नाटक के चुनाव में दिखा दिया। पहले प्रधानमंत्री जी का चेहरा होता था कि जिस चेहरे को लगा दो वहां पे जीत की गारंटी हो जाती थी। प्रधानमंत्री जी का चेहरा है तो जीत की गारंटी है। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, प्रधानी का हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री जी का चेहरा ही काम कर जाता था। लेकिन कर्नाटक में प्रधानमंत्री जी ने दिन रात एक कर दिया, जबरदस्त रोड शो किए। सांसद प्रज्ञा जी के माध्यम से चाकू में धार लगा लो वाले बयान दिलवाए जिससे हिंदू मुसलमान का माहौल तैयार हो जाए। सारे रोड शो में, सारी रैलियों में प्रधानमंत्री जी ने सारे संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए धार्मिक मान्यताओं को मंच से कसके उभारा। कहा इन्होंने बजरंग बली का अपमान किया है, वोट डालने जाओ तो जय बजरंग बली का नारा लगाना फिर वोट करना। कर्नाटक की जनता ने उनकी ये बात मान ली, जय बजरंग बली का नारा लगाया और कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस के बढ़ते हुए उभार, राहुल गांधी के बढ़ते हुए जादू, खड़गे की लोकप्रियता, दलित वोटों में उनकी पहचान, ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहे हैं। जिस पप्पू की छवि को बनाने में सालों लग गए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गया, उस पप्पू ने क्रांति कर दी है। तो जाहिर है साहेब परेशान है। देश की राजनीति को समझने के लिए आज मैं आपको उस पत्रकार के पास से चल रहा हूं जिन्होंने जाने जाने कितनी किताबें राजनीति पर लिखी हैं। देश के तमाम बड़े टीवी चैनलों पर जब भी आपको राजनीतिक विमर्श की बात होती है तो इस चेहरे को आप जरूर देखते होंगे। एक एक देश के एक एक राज्य की, एक एक राजनीति दलों की हथेली की तरह उनके ऊपर पकड़े, चेहरा एकदम साफ रखते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कहां तक क्या पैमाना है। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर अभय दुबे की। आज मैंने उनसे विस्तार से बात की है देश की राजनीति को समझने के लिए, क्योंकि इतना काबिल पत्रकार, इतना होशियार पत्रकार शायद ही कोई होगा। सुनिए, मैं सीधे आपको अभय दुबे जी के पास ले चलता हूं। हम देश के हालातों की सही तस्वीर आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। स्वागत है प्रोफेसर अभय जी आपका। और हमारे तमाम दर्शक चाहते थे, चूंकि राजनीति की जितनी गहराई से बात आप कर लेते हैं इतनी गहराई से बहुत कम लोग जान पाते हैं, क्योंकि देश की राजनीति को आप बहुत करीब से देखते हैं। तमाम आपने राजनीति पे पुस्तकें लिखी हैं। महाराष्ट्र इस समय लोगों के दिमाग में चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में इतने मुख्यमंत्री बदल गए कि लोग इतनी इतनी जल्दी अपने नए कपड़े भी नहीं बदल पाते हैं। महाराष्ट्र से क्या संकेत निकल रहे हैं अभय जी, और महाराष्ट्र से क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा?
देखिए, दो पहलू हैं महाराष्ट्र के घटनाक्रम के। एक पहलू विधानसभा की राजनीति से संबंधित है और एक पहलू लोकसभा की राजनीति से संबंधित है। विधानसभा की राजनीति से संबंधित पहलू के रूप में पहलू के ऊपर हम विचार कर सकते हैं इस लिहाज से कि वहां पर एकनाथ शिंदे के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। तो भाजपा देख रही है इस बात को कि भाई ये कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कभी भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं, तो उसे उसके उस एक भरपाई की जरूरत थी। यानी ये समस्या आ सकती थी, इस समस्या को कवर करने की उसको जरूरत थी भाजपा को। तो इसलिए उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ दिया और अजित पवार जो इनकी प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की और सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षाएं जानी मानी है, 2019 में भी कर चुके थे और पूरी तरह एक बहुत बड़े हिस्से को राष्ट्रवादी कांग्रेस के अपनी तरफ खींच लिया। तो ये है विधानसभा की राजनीति। विधानसभा की राजनीति का एक और पहलू है, यहां गौर करने की जरूरत है। लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय निकायों के चुनाव थे, जिसके अंदर पुणे की और बंबई की और थाने की महानगर पालिकाएं भी, जो कि देश की बहुत महत्वपूर्ण महानगर पालिकाएं हैं, वो भी उसमें शामिल हैं, उनके चुनावों को भी टाल रही थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसको यकीन नहीं था कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठजोड़ से वो इन चुनावों को आसानी से जीत सकती है। एकनाथ शिंदे की इन क्षमताओं के ऊपर उसे शक था कि वो डिलीवर कर सकती है ये स्थानीय निकायों का चुनाव। अब लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर इन स्थानीय निकायों के चुनावों को भी निकाल ले जा सकते हैं। एक ये भी उसके पीछे बात था। अब आइए आप लोकसभा चुनाव के ऊपर। अगर आप लोकसभा चुनाव के उस पर गौर करें तो कोई भी कहता था, जो कोई पत्रकार लोग जाते थे बंबई या महाराष्ट्र का दौरा करते थे, तो उन्हें पता चलता था कि महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इन तीनों का गठजोड़ इतना शक्तिशाली है कि वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकता है। वो आगे है सामाजिक दृष्टि से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी और वोटों की दृष्टि से भी। भारतीय जनता पार्टी इस गठजोड़ की जो अपराजयता थी, इसको भी भंग करना चाहती थी। अब इसको वो एक ही तरीके से भंग कर सकती थी, या तो कांग्रेस को तोड़ देती, या शिवसेना को तो पहले ही तोड़ चुकी थी, तो वो तोड़ने के लिए उसके पास अजित पवार के रूप में राष्ट्रवादी कांग्रेस ही थी। तो उसने महाविकास अघाड़ी की जो श्रेष्ठता थी भाजपा नीत गठजोड़ के ऊपर, उस श्रेष्ठता को कमजोर करने के लिए उसने राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ा। आज इस समय स्थिति यह है कि अब ये महाविकास अघाड़ी वाला गठजोड़ उस तरीके से भाजपा के ऊपर श्रेष्ठ नहीं रह गया, यानी भाजपा से आगे नहीं रह गया जैसा इस स्प्लिट से पहले हुआ करता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर शरद पवार की तरफ ध्यान दें, उनके दोनों हाथों में किसी भी हाथ में लड्डू नहीं है। उसका कारण साफ है, बिल्कुल उसका कारण साफ है कि शरद पवार को बहुत लंबे अरसे से लग रहा था कि उनकी पार्टी में विद्रोह होने वाला है, और वो लगातार तरह तरह की पेशबंदी कर रहे थे। वो पेशबंदी के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी और नरेंद्र मोदी को भी मैसेज दे रहे थे कि हम आपके उस तरह खिलाफ नहीं है जिस तरह आप हमें समझ रहे हैं, कृपा करके हमारी पार्टी को मत छुएं। इसीलिए उन्होंने, जब अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की डिग्री का मसला उठाया, तो शरद पवार एकमात्र विपक्षी नेता थे जिन्होंने ये कहा कि ये मसला अप्रासंगिक है, इसको नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद गौतम अडानी वाला मसला आया, जब पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी के ऊपर गौतम अडानी के मसले को लेकर हमला कर रहा था, उस वक्त शरद पवार एकमात्र विपक्षी नेता थे जिन्होंने कहा कि गौतम अडानी के खिलाफ इस तरह की बातें उठाने का कोई तुक नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। उसके बाद गौतम अडानी से उन्होंने 2.5 घंटे तक अकेले बातचीत भी की। हम सब लोग कयास लगाते रह गए, एक राजनीतिक नेता में और एक बड़े उद्योगपति के बीच में 2.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई होगी। तो शरद पवार विपक्षी एकता के अंदर सक्रिय होते हुए भी दूसरे तरफ ये सब भी कर रहे थे। तो हम लोगों का विश्लेषण ये था कि चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस में शरद पवार का जो दबदबा है वो इस वक्त दांव पे लगा हुआ है, और वो एक तरह से बचाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी बचाव की लड़ाई लड़ने के लिए ही उन्होंने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया, और प्रफुल्ल और पटेल को भी, हाँ पटेल को भी
वो लाए सामने, और साथ में प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। कार्यकारी, हाँ, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। लेकिन उनके खिलाफ भाजपा ने पूरी पेशबंदी कर ली थी अजित पवार की मदद से। छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार, इन सब लोगों ने छोड़ दिया, और बड़ा हिस्सा राष्ट्रवादी कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त बैठा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का विधानसभा की दृष्टि से और लोकसभा की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से राजनीति का जो पहला दौर है, इस संघर्ष का पहला दौर है, वो भाजपा के पाले में गया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि शरद पवार अब इतने अप्रासंगिक हो गए हैं कि अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, या अभी भी शरद पवार ये मैं नहीं मानता हूं। देखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इसमें, लेकिन आज की तारीख में अगर हम विश्लेषण करें तो नुकसान तो हुआ ही है उन्हें, उनकी साख भी गिरी है। विपक्ष के अन्य नेताओं को ये भी लग रहा होगा कि ये बंदा तो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है। ये शरद पवार ही थे जिन्होंने मीडिया के सामने आके ये घोषणा की थी कि विपक्ष की अगली बैठक शिमला में ना होकर बंगलुरु में होगी। तो यहाँ तो आप विपक्ष की बैठक की अगले कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं, आपके जरिए घोषणा करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ आपके पैरों की तले की जमीन खिसक रही है वहां पर। तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गड़बड़ी है ही। तो नुकसान तो शरद पवार को हुआ है, नुकसान गैर भाजपा एकता को हुआ है। ये नुकसान कब तक कायम रहेगा, कब इसकी भरपाई हो जाएगी, कब शरद पवार फिर से हावी हो जाएंगे, कब वो अजित पवार को पटकनी दे देंगे, इस पर तो हम लोगों को निगाह रखनी पड़ेगी। हाँ, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी राहत है, जिस तरह से विपक्षी एकता बढ़ती चली जा रही थी, बिहार की मीटिंग के बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, तो क्या ये प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी राहत की बात है? देखिए, प्रधानमंत्री मुख्य तौर पर दो चीजों से बहुत चिंतित थे, महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति से और बिहार की राजनीतिक स्थिति से। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं 48, और बिहार में सीटें हैं 40, सीटें हुई 88। इन 88 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को साफ लग रहा था कि वो अगले लोकसभा चुनाव में पराजित हो सकती है। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी मिलकर बहुत सी सीटें भाजपा से छीन सकती थी, और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बहुत सी सीटें भाजपा से छीन सकती थी। तो नरेंद्र मोदी काफी दिनों से परेशान थे और धीरे धीरे कर अपनी स्थिति को संवारने की कोशिश कर रहे थे। बिहार में भी काफी उन्होंने इस तरह का काम कर लिया है। आप देखिए, वहां छोटे छोटे धमाके हुए हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में बड़ा धमाका हुआ है, उस तरह के बिहार में धमाके नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी ओर खींच लिया। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ओर खींच लिया था। मुझे लगता है मुकेश सहनी भी भाजपा की तरफ जाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो जब ये तीन लोग चले जाएंगे तो उसके बाद जो मोर्चा है, भाजपा विरोधी मोर्चा है, उसमें दो बड़ी ताकतें बचेंगी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। अब आप कल्पना कीजिए कि भाजपा कोशिश करके 3-4 महीने के अंदर जनता दल यूनाइटेड को भी स्प्लिट कर देती है, और उसके लिए भी उन्होंने भूमिका बना रखी है। उन्होंने अपना अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बना रखा है, जो कुर्मी जाति के हैं। नीतीश कुमार का बुनियादी जातिगत आधार वहीं पे है। तो अगर ऐसा कुछ, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाजपा ऐसा करेगी या मुझे पता है ऐसा होने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा कहना, आप कल्पना कीजिए जैसा एनसीपी में स्प्लिट हुआ वैसा जेडीयू में भी स्प्लिट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इस आधार पर हम दावा करेंगे कि वो स्प्लिट नहीं हो सकता। वो जब स्प्लिट अगर होगा तो उसके बाद भाजपा की जो कमजोरी हो गई थी बिहार में, उस कमजोरी की भरपाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं लोकसभा चुनाव में वैसे ही नतीजे उन्हें मिलेंगे जैसी उन्हें अपेक्षा है, लेकिन आदमी अपनी पेशबंदी तो करता है, अपनी डिजाइन तो बनाता है आदमी। तो जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया है उस तरह की डिजाइन वो बिहार में भी बना सकते हैं। और अगर इन दो राज्यों को उन्होंने, भाजपा ने अपने दुरुस्त कर लिया, तो उन्हें काफी राहत महसूस होनी चाहिए। अच्छा अभय जी, जो आज की तारीख में हालात हैं, बाद में क्या हो जाएंगे हम और आप दोनों नहीं जानते, लेकिन अगर आज के हालातों की हम कल्पना करें और ये मान के चलें कि 1 महीने के बाद चुनाव है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 का अपना प्रदर्शन दोहराने पाने की स्थिति में है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। मेरा मानना है कि आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के नंबरों से कम नंबर मिलेंगे। निश्चित रूप से बिहार में उसकी सीटें कम होंगी, निश्चित रूप से अभी भी महाराष्ट्र में उसकी सीटें कम होंगी, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में उसकी सीटें कम होंगी,
और अभी देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अगर उन चुनावों में कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो वहां भी पुराना प्रदर्शन वो दोहरा पाए 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। कर्नाटक में सीटें कम होंगी तो कुछ ना कुछ भाजपा की सीटें कम होंगी, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को हो सकता है कि या तो पूर्ण बहुमत मिल जाए या वो पूर्ण बहुमत के नजदीक आए। सबसे बड़ा दल के रूप में भाजपा को उभरना तो 100% तय है। और सबसे बड़ा दल का मतलब छोटा मोटा सबसे बड़ा दल नहीं, काफी बड़ा दल, यानी इसको केवल बहुमत नहीं प्राप्त होगा, लेकिन भाजपा सरकार बनाने लायक स्थिति में तो भाजपा ही रहेगी आज की तारीख में भी। अब सवाल यह है कि आगे के जो 5-6 महीने हैं, भाई देखिए जुलाई का महीना शुरू हो गया, अभी शुरुआत है, आप जुलाई का महीना जोड़ लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अभी 9 महीने हैं। इन 9 महीने में मान लीजिए कि जो 9 महीने में शुरुआत के जो 6 महीने हैं, इन 6 महीने में राजनीति किस तरीके से, 6 महीने में इन 3 राज्यों में भी चुनाव हो जाएंगे। तेलंगाना का चुनाव तो अभी हो जाएगा कुछ दिनों में। 4 राज्य हैं ये सिर्फ। हाँ, 4 राज्य हैं, तो उसमें ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखिए विपक्षी एकता का क्या मतलब है? विपक्षी एकता तभी संभव होगी जबकि लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव की परिस्थिति डीलिंक हो जाएगी। मेरा शब्द डीलिंक पे आप गौर कीजिए। अभी क्या है कि विधानसभा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा है, तो उसमें विपक्षी एकता उसकी वजह से गड़बड़। अभी देखिए जो भारत राष्ट्र समिति के नेता हैं चंद्रशेखर राव, विपक्षी एकता में नहीं आ रहे। जब तेलंगाना में चुनाव हो चुकेगा तब आराम से आएंगे, वो भी सब नेताओं के साथ बैठेंगे। वो चुनाव जीते हैं हारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आएंगे विपक्षी एकता। क्योंकि 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, दूसरी कोई बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रही है, सीधे सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में होड़ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर वहां भी होता तो वो पार्टी भी नहीं आ रही होती विपक्षी एकता में अभी। तो जितना विधानसभा की राजनीति लोकसभा की राजनीति से अलग और दूर होगी, उतना ही विपक्षी एकता का नक्शा साफ होता नजर आएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है, तब तक 6 महीने में यह भी पता लग जाएगा कि मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कितनी है और किस किस्म की है। मेरा बहुत दिनों से मानना रहा है कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी उसी के अनुपात में विपक्षी एकता के प्रति तत्परता दिखाई पड़ेगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी बहुत होगी तो विपक्षी एकता बहुत जल्दी और तेजी के साथ होगी और प्रभावशाली तरीके से होगी। अगर एंटी इनकम्बेंसी कम और कमजोर होगी तो विपक्षी एकता उतना ही अनमने ढंग से रहेगी, कभी होगी भी नहीं ठीक से। तो अगर क्योंकि लोगों को साफ दिखाई पड़ जाएगा कि ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, जनता कोई खास हमारी मदद करने वाली है नहीं। भाई विपक्षी एकता का मतलब क्या होता है? विपक्षी एकता का मतलब होता है मैथमेटिक्स। इस मैथमेटिक्स को केमिस्ट्री तो जनता प्रदान करती है ना। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अभय जी बताइए कि अगर प्रधानमंत्री के जो तेवर रहते हैं, जो शैली रहती है, जिससे उनके सांसद छोड़िए मंत्री भी डरते हैं, बोलते नहीं हैं, वो ताकत उन्हें क्या, अगर पूरा बहुमत नहीं आता है या बहुमत आ भी जाता है 273, 274 सीटें, 275 सीटें रहती हैं, क्या प्रधानमंत्री फिर वो ताकत, वो डर पैदा कर पाएंगे? देखिए राजनीति में ताकत और डर एक हथियार का काम करता है, लेकिन उस वक्त जब आप उस ताकत और डर के हथियार को इस्तेमाल करने की स्थिति में हो, अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है, मजबूत बहुमत है, तब आप ताकत और डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पूर्ण बहुमत और मजबूत बहुमत नहीं है, अगर आपके पास कमजोर बहुमत है या बहुमत से आप थोड़ा कम है, तो उस वक्त गठजोड़ राजनीति आपको करनी पड़ती है। तो उस वक्त दूसरा रवैया अख्तियार करना पड़ता है, तब मेल मिलाप का रवैया अख्तियार करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है कि भाई आपको क्या चाहिए, हम देंगे, वगैरह वगैरह। वो इस तरीके से होता है, जैसा अटल बिहारी वाजपेयी किया करते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ताकत और डर का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मन में आया वो नहीं किया। तो अटल जी किसी दूसरे अपना गठजोड़ वाले दलों से पूछ के थोड़ा निर्णय लेते थे। अबे जी, अभी पिछले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के अलायंस की बात चल रही थी, परसों केसीआर ने अचानक अखिलेश यादव को बुला लिया, हैदराबाद चले गए।
उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी का बहुत भविष्य टिका हुआ है उत्तर प्रदेश पर। क्या लग रहा है आपको, अलायंस की बात जो चल रही है वो कांग्रेस बसपा का होगा, कांग्रेस सपा का होगा या किसी का नहीं होगा? देखिए, चाहे अखिलेश यादव हों समाजवादी पार्टी के, चाहे भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव हों, या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी हों, या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हों, इन सब का फार्मूला एक ही है, जिसको ममता बनर्जी कर्नाटक चुनाव के बाद में बोल चुकी है। ममता बनर्जी कह चुकी है, जिसका जहां दबदबा हो वहां दूसरे लोग उसकी मदद करें। सीधी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस या अपने सहयोगियों को पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं देंगी, या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं देंगे, या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में या पंजाब में कोई सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले इन पार्टियों का दबदबा स्वीकार कीजिए। ये संदेश कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस को ये देखना क्या है, कांग्रेस को देखना है क्या है कि वो जहां उसका दबदबा नहीं है वहां वो अपनी टांग फांसे, या जहां उसका दबदबा है वहां अच्छे चुनाव परिणाम निकालने की कोशिश करे। भाई 188 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। इन 188 सीटों में कांग्रेस कितनी 10-15 सीटें ही पिछली बार जीत पाई थी, बाकी सारी भाजपा ने जीत ली थी। पूरे मैं तो मानता हूं 2019 का चुनाव परिणाम इस नतीजे के साथ सीधा जुड़ा हुआ था। अगर कांग्रेस इन 188 सीटों पर भाजपा से 50% से ज्यादा सीटें नहीं छीन पाई, तो आप यकीन कीजिए कि 2024 का परिणाम भी तकरीबन वैसा ही होगा। तो बजाय इसके कि कांग्रेस ऐसी जगहों पर अपना दावा पेश करे जहां पर वो प्रमुख पार्टी नहीं है, उसे उन जगहों पर अपना प्रदर्शन सुधारना चाहिए जहां पर दूसरी कोई है। इन 188 सीटों पे तो कांग्रेस कह सकती है कभी राहुल गांधी हमारे चेहरे हैं प्रधानमंत्री पद के। अगर वो खड़गे साहब को बनाना चाहती है तो खड़गे साहब का ऐलान कर सकती है, क्योंकि दूसरे लोग तो है नहीं ना वहां पर दावेदारी करने के लिए। वो पश्चिम बंगाल में ये दावा लेके क्यों जाए, वो तेलंगाना में ये दावा लेके क्यों जाए, या वो मद्रास में ये दावा लेके क्यों जाए, वो आंध्र प्रदेश में या बीजेपी जनता दल के सामने ये दावा लेके क्यों जाए, या वो उत्तर प्रदेश में दावा लेके, वहां तो कांग्रेस की हैसियत नहीं है ना। कांग्रेस की यहां वास्तव में हैसियत है, और ऐसी सीटें तकरीबन 260 से ऊपर हैं। 52 सीटें तो कांग्रेस ने जीती थी, और करीब 210 सीटों पे, कहीं 205 या 210 सीटों पे कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। तो ये है कांग्रेस का कैचमेंट एरिया। कांग्रेस को इस अपने कैचमेंट एरिया पर फोकस करना चाहिए। अगर कांग्रेस इस कैचमेंट एरिया में से 165, 170 और 125 सीटें निकाल सकती है तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ये मौका दे देगी कि अखिलेश यादव उसको 5 सीटें 10 सीटें? उत्तर प्रदेश इस कैचमेंट एरिया में नहीं आता है, और नहीं आता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अच्छा उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस मान जाएगी कि अखिलेश यादव उससे कहें कि तुम सिर्फ 5 सीटें ले लो, या तुम 8 ले लो, या तुम 10 ले लो, कांग्रेस मान जाएगी? कांग्रेस को 100% मानना पड़ेगा। अगर कांग्रेस नहीं मानेगी तो फिर इसका मतलब है कांग्रेस दरअसल नरेंद्र मोदी को हराना नहीं चाहती है, विपक्षी एकता चाहती नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि गेंद कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस को तय करना है कि विपक्षी एकता कैसे होगी, क्यों कांग्रेस एक प्रांत की पार्टी नहीं है, कांग्रेस बहुत से प्रांतों की पार्टी है। बाकी पार्टियां तो एक एक प्रांत की पार्टी है, केवल आम आदमी पार्टी है 2 प्रांतों की पार्टी है, वो दिल्ली और पंजाब की पार्टी है, बाकी सारी पार्टियां तो एक एक प्रांत की पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस को ही तय करना होगा कि वो लोकसभा चुनाव में चुनाव गठजोड़ की बाजी किस तरह खेलेगी। अच्छा अभय जी, अगर कांग्रेस ये घोषणा करे कि जिन राज्यों में जिस जगह पे 160-70 सीटों पे इसका प्रभुत्व है, वहां ये घोषणा करे कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, या फिर ये घोषणा करे कि खड़गे हमारे प्रधानमंत्री होंगे, देश को पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी, इन दोनों में अंतर क्या आएगा जहां पे उसका प्रभुत्व नहीं है? मुझे लगता है खड़गे का नाम घोषित करने से कांग्रेस को ज्यादा लाभ हो सकता है। देखिए, खड़गे का अगर कांग्रेस नाम घोषित करेगी तो राहुल गांधी का महत्व उससे कम नहीं होगा। राहुल गांधी फिर भी उस पूरे मामले में वैल्यू एडिशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे।
और अगर राहुल गांधी का नाम उन्होंने घोषित कर दिया तो खड़गे जो वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो कम हो जाएगा। तो मेरी अपनी निगाह में, मेरी जरूरी नहीं कांग्रेस मेरी राय मानती है, मेरी अपनी निगाह में अगर वो खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो कांग्रेस को कुछ लाभ हो सकता है चेहरे का, दलित वोटों में भी और वैसे भी आमतौर पे, मतलब खड़गे की छवि केवल दलित नेता की नहीं है। वो वरिष्ठ हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो तजुर्बेकार हैं, फिर दक्षिण भारत में उनका एक अलग महत्व है, दक्षिण भारतीय नाम है। देखिए उत्तर हर चीज के फायदे नुकसान है। हाँ। उत्तर भारतीय को लग सकता है अरे भाई दक्षिण भारतीय को ले आए, मतलब बहुत सी बातें हैं, सब बातें सोच समझ के करना पड़ेगा। अबे जी, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसपे सबकी निगाह लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि हम अगर यहाँ पे 5-7 सीटें बढ़ा गए तो और फायदा होगा। विपक्ष को लगता है किसी भी तरह हम 5-10 कम कर गए तो बहुत बड़ा मैसेज आएगा, 5-5 सीटों का बड़ा इस बार महत्व होगा। उत्तर प्रदेश का आप राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं आज की तारीख में? योगी भी बहुत बड़ा, आज की तारीख में तो भाजपा मुझे आगे दिखती है। आज की तारीख मुझे लगता है कि भाजपा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो मुसलमान वोटर है वो मुझे नहीं लगता कि 2022 की तरीके से अखिलेश यादव को मिलने वाला है। इसी तरीके से अखिलेश यादव 2022 की तरह की पिछड़े वर्ग की एकता भी नहीं कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में। अगर वो वास्तव में 2022 वाला अपना प्रदर्शन दोहराना चाहते हैं, अगर उन्हें उसी तरह के वोट चाहिए, उतनी ही विधानसभा सीटों पर बढ़त चाहिए जितनी विधानसभा सीटों पर उन्होंने 2022 में बढ़त हासिल की थी या दूसरे नंबर पर रहे थे, तो उन्हें कांग्रेस के साथ में एक गठजोड़ निकालना होगा। जैसे ही कांग्रेस साथ गठजोड़ निकालेंगे मुसलमान वोट फिर से कंसोलिडेटेड हो जाएगा और फिर दूसरी समुदायों को भी लगने लगेगा कि भाई ये अब मजबूत हो गए हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक अजीब सी घटना ये हुई है कि एक बड़ी ताकत जो बहुजन समाज पार्टी थी उसके बारे में हम सब लोगों को नहीं पता है कि वो क्या होगा उसका। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो लखनऊ बैठे हुए हैं, क्या आपको पता है मायावती का क्या होगा? क्या मायावती रिटायरमेंट ले लिया है? नहीं, मैं आपसे यही पूछने वाला था। एक कल्पना जो आमतौर पे राजनीतिक गलियारों में बन रही है इस समय, वो ये बन रही है कि सपा कांग्रेस का अलायंस होगा, मायावती ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देंगी और भाजपा का हिंदुत्व कार्ड चलेगा। अब ये कल्पना अगर आप थोड़ी देर करिए, सपा कांग्रेस का अलायंस है, मायावती अधिकतर मुसलमानों को टिकट देती है और योगी जी का हिंदुत्व ब्रांड, फायर ब्रांड चेहरा है, तो आपको उत्तर प्रदेश किस नजरिए से देखते हैं? फिर देखिए, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो जाएगा तो मायावती के मुसलमान कैंडिडेटों को भी मुसलमान लोग वोट नहीं देंगे भी तो बहुत ही तितर बितर छोटे मोटे वोट देंगे, और ओवैसी ऐसे लोगों का भी कुछ नहीं चलेगा तब। तो वो ज्यादातर मुसलमान वोट जो है 100 में 70-80 मुसलमान वोट जो है इस गठजोड़ में पड़ेगा। अच्छा, अगर ये गठजोड़ हो जाता है, अगर गठजोड़ हो जाता है, यादव वोट भी कंसोलिडेट होगा, कुछ और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट भी कंसोलिडेट होगा, एंटी भाजपा वोट जितना है वो सब इधर आएगा। अच्छा, अगर ये गठजोड़ हो जाता है तो फिर आप उत्तर प्रदेश में क्या सीन देखते हैं? फिर क्या होगा? बीजेपी प्लस हो जाता है तो ये तो बीजेपी से 15-20 सीटें छीन सकते हैं लोग, कम हो सकती हैं सीटें। आपको अरविंद केजरीवाल के विषय में क्या लगता है? केजरीवाल मध्य प्रदेश आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे वहां मध्य प्रदेश की सब सीटों पर। देखिए, अभी वो राष्ट्रीय पार्टी है, उन्हें सब जगह चुनाव लड़ना है, क्योंकि सब जगह के उन्हें वोट चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी का जो उनका उन्हें मिला हुआ है वो सब कायम रहना चाहिए, दर्जा मिला हुआ है वो सब कायम रहना चाहिए, वो तो सब करेंगे ही हर राष्ट्रीय पार्टी। मेरा ये कहना है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कर्नाटक में भी चुनाव लड़े थे, वो गुजरात में भी चुनाव लड़े थे, तो ये मध्य प्रदेश में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में एकता का मतलब ये नहीं है कि लोग विधानसभा चुनाव की राजनीति पर अपना दावा छोड़ देंगे। कांग्रेस केसीआर के खिलाफ चुनाव लड़ रही है वहां पर, तो कोई विधानसभा चुनाव का दावा नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा चुनाव की राजनीति से पूरी तरह डिलिंक नहीं होगी, उसका दोनों का रिश्ता आपस दोनों गुत्थम गुत्था हैं, दोनों का रिश्ता नहीं टूटेगा, तब तक विपक्षी एकता का पूरा नक्शा साफ नहीं होगा, तब तक इसी प्रकार की बातें चलती रहेंगी। अबे जी, ये जो समान नागरिक संहिता ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड, इसका कितना फायदा कितना नुकसान रहेगा?
भाई भाजपा को उम्मीद है कि इससे वो एक मुसलमान विरोधी प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी करने में कामयाब होगी। भाजपा ने पूरा यही सब दांव देखते हुए मसला उठाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई भाजपा को कोई देखिए, भाजपा को पहले से ही अपने प्रभाव क्षेत्र में 50% से ज्यादा हिंदू वोट मिल रहे हैं। जो भाजपा का प्रभाव क्षेत्र है वहां भाजपा को बहुत हिंदू वोट मिलते हैं। भाजपा के वोट कम इसलिए रह जाते हैं कि कुछ जिस क्षेत्रों में से बिल्कुल नहीं मिलते हैं वोट, तो इसलिए वहां उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। एक आखिरी सवाल अभय जी, चुनाव तक चुकी है, 8-9 महीने बचे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का कितना और तेज उपयोग होगा और कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? क्योंकि मोदी जी की कल पहली बार देख रहा हूँ मोदी वॉशिंग मशीन का फोटो चल रहा है। देखिए, ईडी, सीबीआई ये सब वगैरह अति सक्रिय रहेंगे। इनके सक्रिय रहने के भाजपा को दो फायदे होते हैं। एक तो बहुत से लोग घबरा के भाजपा में चले जाते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र में हुआ, बहुत जगह हुआ, तो उसमें बहुत से नेता भाजपा में जाएंगे इस चक्कर में कि हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, ये तलवार बच जाए। और दूसरी तरफ वो विपक्ष के नेताओं को परेशान करेंगे, दूसरी तरफ उन्हें प्रचार करने का मौका मिलेगा कि ये सब लोग भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट लोगों की हमारे खिलाफ गोलबंदी हो रही है ताकि ये जेल ना चले जाएं। भाजपा अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में दिखाने की कोशिश करेगी, और इधर उनके ऊपर आरोप भी लगेंगे नरेंद्र मोदी की तरफ कि भाई ये गौतम अदानी के आदमी हैं, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है वगैरह वगैरह। अरविंद केजरीवाल तो इस तरह के आरोप लगाने में बहुत आगे हैं। उन्होंने विधानसभा के पटल पे जो भाषण दिया है वो भाषण तो अभूतपूर्व किस्म का भाषण है, वैसा किसी ने आज तक मोदी के खिलाफ भाषण नहीं दिया। तो ये सब चलता रहेगा इसी तरीके से। ये एक चुनावी ट्रिक के तौर पर इसको हमें लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय निकाला और राजनीति की हमारी दिशा को साफ किया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी, बता रहे थे कि ये 88 सीटें साहब की आंखों में अटक रही है। बिहार और महाराष्ट्र अटक रहा है, महाराष्ट्र कुछ हद तक कम हुआ, बिहार में ऑपरेशन लोटस करने की तैयारी है। क्या होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, हमारी निगाहें रहेंगी। देखते रहिए 4 PM, यही वो चैनल है जो आपको राजनीति की हर खबर बताएगा। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।